जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 16। ये जो टेस्ट है ये अगस्त सितंबर मंथ का टेस्ट नंबर 16 नहीं 17 होगा। टेस्ट नंबर 17 है, ठीक है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो एप्लीकेशन पे 24/9/24 को करवाया गया था। आज का ये टेस्ट जो है ये साइंस का पोर्सन है, इसे हम लोग कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण अनावृत बीजी की नहीं है? कौन एक लक्षण जो है अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की नहीं है? तो इससे पहले आपको जानना क्या चाहिए ये जान लीजिए। देखिए, आज जो भी पादप वर्ग के हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिप्टोगेम्स और एक है फेनोरोगेम्स। क्या है? क्रिप्टोगेम्स, एक है फेनोरोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स जो हैं इनमें ना ही फूल होता है और ना ही पत्ती, ना ही बीज होता है। ना ही फूल होता है और ना ही बीज होता है। फूल और बीज दोनों नहीं होता क्रिप्टोगेम्स में। फेनोरोगेम्स में फूल भी होता है और बीज भी होता है। अब जो फेनोरोगेम्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और एक आते हैं एंजियोस्पर्म। एक आते हैं जिम्नोस्पर्म, एक आते हैं एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। तो जिम्नोस्पर्म में जो है फूल नहीं होता है लेकिन बीज होता है। फूल नहीं होता है लेकिन बीज होता है। और एंजियोस्पर्म में बीज भी होता है और फूल भी होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। कौन सा नहीं यानी अनावृत बीजी की नहीं है? कौन सा लक्षण अनावृत बीजी की नहीं है यानी कौन सा लक्षण जो है इसमें गलत दिया है? ऑप्शन 1 है, इन पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज फलों के भीतर नहीं होते हैं। ये सही है। मैंने बोला कि फूल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या है कि फूल नहीं होता है लेकिन बीज होता है, तो ये तो सही है। इन पौधों में जड़ें, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं। हाँ, ये तीनों होते हैं लेकिन इसमें फूल नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी में फूल नहीं होते। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पौधे पर सालों भर फूल लगे होते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें जो है फूल नहीं होते हैं, तो यही जो है लक्षण नहीं है जिम्नोस्पर्म का, और आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 बिलियन एक पात्र में रखा है, जबकि बिलियन को कांच की छड़ से चलाया जाता है, तब विलय के रवे पृथक होने लगता है। यह बिलियन कैसा होगा? देखिए, बिलियन जो है संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है और अति संतृप्त होता है। बिलियन जो है वो विलायक और विलय से मिलकर बना होता है। क्या होता है? बिलियन जो होता है वो विलायक और विलय से मिलके बना होता है। विलायक उसको बोलते हैं जो घोलता है, जो सॉल्वेंट होता है, और विलय उसको बोलते हैं जो खुद घुलता है। जैसे मानिए कि शरबत, आप शरबत को आप ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो शरबत में क्या होता है? पानी भी होता है और चीनी भी होता है। तो इसमें जो है विलायक, विलायक हो जाएगा कौन? विलायक हो जाएगा पानी, और चीनी हो जाएगा विलय। चीनी हो जाएगा क्या? विलय। और शरबत क्या हो जाएगा? विलियन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है। और आपको मैं बता दूं कि अगर विलय की मात्रा कम होगी वो संतृप्त होगा। विलय की मात्रा जो है, विलय की मात्रा इक्वल होगी, जितना होना चाहिए उतना होगा तो संतृप्त होगा, ठीक है। विलय की मात्रा जितना होना चाहिए उतना अगर है तो वो संतृप्त होगा। विलय की मात्रा अगर कम है तो वो असंतृप्त होगा। अगर विलय की मात्रा जो है वो ज़्यादा है तो वो अति संतृप्त होगा। चलिए अब क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए। 1 बिलियन एक पात्र बर्तन में रखा है, जब बिलियन को कांच की छड़ से चलाया जाता है तब विलय के रवे पृथक होने लगते हैं। किसके रवे? इस पे ध्यान दीजिए। विलय के रवे, यहाँ पे विलायक के रवे नहीं दिए हैं। यानी विलय जो है, यानी इसमें जो चीनी, मानिए कि शरबत है तो चीनी जो है वो पृथक हिलने लगता है, ना कि पानी हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि विलय जो है वो अधिक है। विलय जो है वो अधिक है। तो अगर अधिक है विलय तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये विलियन जो है अति संतृप्त विलियन है। नेक्स्ट, और जो जितना भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सारा पॉइंट मेरे नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए, जो मैं नोट्स खुद बनाता हूँ, सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और उसका मैं नोट्स अपने कॉपी में बनाता हूँ, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए वहाँ पे। और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो में। अगर 30 लाइक आ जाता है तो आप लोग ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। 30 लाइक नहीं मिलेगा तो मैं नोट्स नहीं दूँगा। एक वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु, देखिए अगर कोई वस्तु है उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो गति प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, धक्का देके तो हम किसी चीज़ का गति, किसी चीज़ का नहीं, कोई वैसा वस्तु होगा तो उसका हम गति प्रारंभ करवा सकते हैं। ये तो सही है। गति से विराम में ला सकते हैं। हाँ, किसी चीज़ के आगे में आ जाएंगे और धक्का देंगे तो उसे हम रोक भी सकते हैं, विराम में भी ला सकते हैं बल आरोपित करके। अपनी गति की दिशा बदल सकते हैं। हाँ, अगर कोई फुटबॉल आ रहा है उसमें लात मार के हम उसका दिशा बदल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलें, और बल आरोपित करके हम किसी भी वस्तु का जो है आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव दो जनन स्तर का बना होता है तथा दोनों जनन स्तर के बीच अकोशिकीय मेसोगिलिया पाया जाता है? देखिए, हाँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीव जो होते हैं वो दो जनन स्तर के होते हैं और तीन जनन स्तर के होते हैं। कौन कौन होते हैं? दो जनन स्तर के होते हैं और तीन जनन स्तर के होते हैं। ठीक है, तो दो जनन स्तर जो है कौन कौन सा स्तर है ये भी जान लीजिए। पहला स्तर हो गया इकोडर्म। पहला स्तर क्या हो गया? इक्टोडर्म। और दूसरा स्तर जो हो जाएगा इंडोडर्म। दूसरा स्तर हो जाएगा इंडोडर्म। और इसमें जो है, इसमें भी पहला स्तर इक्टोडर्म होता है, लेकिन दूसरा स्तर इसमें होता है मेसोडर्म। दूसरा स्तर क्या होता है? मेसोडर्म। और तीसरा स्तर भी इसमें जो है इंडोडर्म ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो दो जनन स्तर जो है उसमें मात्र दो आते हैं। एक आते हैं पॉरीफेरा और दूसरा आता है सिलेंट्रेटा। पहला आता है पॉरीफेरा और दूसरा आता है सिलेंट्रेटा। इसे ध्यान रखिए, दो जनन स्तर के अंतर्गत पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा आता है, और सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है सिनीडेरिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? सिनीडेरिया। और इसका आंसर हो जाएगा सिनीडेरिया। देखिए, अब आप बोलिएगा कि दो जनन के स्तर पॉरीफेरा भी आता है और सिनीडेरिया यानी सिलेंट्रेटा भी आता है। अब सिनीडेरिया क्यों आंसर लगा रहे हैं? सिलेंट्रेटा हम इसलिए आंसर लगा रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों जनन स्तर के बीच अकोशिकीय मेसोगिलिया पाया जाता है। तो अकोशिकीय मेसोगिलिया है, सिर्फ सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, पॉरीफेरा में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर सिलेंट्रेटा या सिनीडेरिया होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के जोड़े के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती है? तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और इसमें पूछ रहा है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इसे जब हम तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7। और फिर जो है ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है 35। तो इसे जब तोड़िएगा 2, 8, 18 और अंतिम कक्षा में जो है 7 ही मिल रहा है। यही आंसर हो जाएगा। और आप ये जान लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी जो है वर्ग 17 के ही तत्व हैं, और एक वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान ही होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबा दिया गया तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? तो वस्तु द्वारा विस्थापित, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है इस पॉइंट को कि पूर्णतः डुबा दिया गया है, तो वस्तु द्वारा जो विस्थापित द्रव का आयतन होगा वो वस्तु के आयतन के बराबर होगा। अगर इसमें देता कि अंशतः डुबा दिया गया तो जितना डूबेगा बस उतना ही आयतन जो है ये विस्थापित करेगा। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइलेरिया तथा टिनियसिस का कारण कृमि है। हाँ, बिल्कुल सही है कि फाइलेरिया तथा टिनियसिस का कारण जो है कृमि है। फाइलेरिया जो है वो बुचेरिया कृमि, जो गोल कृमि है, उसके द्वारा फैलता है, और टिनियसिस जो है वो टीनिया सोलियम कृमि, इसका नाम है टीनिया सोलियम कृमि, जो कि फीता कृमि है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है मलेरिया तथा डायरिया का कारण प्रोटो जो है। हाँ, ये भी सही है कि मलेरिया और डायरिया का जो कारण है प्रोटो जो है। और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरकुलोसिस का कारण वायरस है। देखिए, इन्फ्लुएंजा का कारण तो वायरस है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का कारण वायरस नहीं, जीवाणु है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन बहुपरमाणुक अणु वाला है? तो बहुपरमाणुक अणु वाला इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है S8 होता है। ओजोन का O3 होता है, तो ये 3 परमाणुक हो गया। आर्गन तो Ar होता है, ये हो गया 1 परमाणु। फास्फोरस P4 होता है, ये हो गया चतुर्थ परमाणु। 4 परमाणु होता है इसमें। लेकिन बहुपरमाणु 4 परमाणु से अधिक अगर किसी भी तत्व में है तो उसे बहुपरमाणु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो S8 में यानी 8 परमाणु है, जिसकी वजह से ये जो है बहुपरमाणु के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 1-2 पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। एक परमाणु से संबंधित सभी अक्रिय गैस, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सभी जो है 1 परमाणु हैं। जितने भी धातु हैं वो सभी 1 परमाणुक हैं, और कार्बन जो है वो 1 परमाणुक है। इसे ध्यान रखिएगा। और द्विपरमाणुक के बारे में ध्यान रखिए कि O2 हो गया, N2, H2, F2, Cl2, ये सब जितने भी हैं ये सभी जो है द्विपरमाणुक हैं। नेक्स्ट, 1500 kg द्रव्यमान का एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिशील है। अगर इसे रोकना है तो कितनी ऊर्जा खर्च करना होगा? ठीक है, देखिए इसे बनाने का सबसे पहली बात है कि इसका फॉर्मूला आपको गतिज ऊर्जा का लगाना पड़ेगा 1/2 mv²। क्या लगाना पड़ेगा? 1/2 mv²। इसे ध्यान रखिएगा। बाकी आगे हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स है इसमें जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो नोट्स देता हूँ कॉपी में जो बना के देता हूँ उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैं अच्छे से बनाया रहता हूँ। यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। 5/18 से गुना कीजिएगा तो 50/3 आ जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए 1/2 m कितना दिया है 1500 kg, और
भी स्क्वायर 50/3 गुना 50/3 आप इसको कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20,8,333 जूल। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय है अहमदाबाद। मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस स्रावित होते हैं? तो मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस स्रावित होते हैं। और जठर रस में क्या क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जठर रस में HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है और लाइपेज होता है। क्या क्या होता है? HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों में पेप्सिन और लाइपेज नहीं पाया जाता है। बच्चों में जो है पेप्सिन और लाइपेज की जगह पे रेनिन पाया जाता है। HCl, म्यूकस और रेनिन जो है बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट, ऐसी धातु जो ठंडे जल से अभिक्रिया ना कर भाप से अभिक्रिया करती है वह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करती है? वह मुक्त करती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्टमीटर के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है, बिल्कुल सही है। यह आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, हाँ ये भी सही है। PV बराबर NRT आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम नहीं। देखिए वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यही जो है पॉइंट गलत है। और नेक्स्ट है इसका स्केल वोल्ट में, हाँ क्योंकि विभवांतर का जो SI इकाई है वो वोल्ट ही है। नेक्स्ट, श्वासोच्छ्वास में शामिल है, मतलब सांस लेने में क्या शामिल है? प्रवास, उच्छ्वास। प्रवास का मतलब हुआ कि सांस लेना, उच्छ्वास का मतलब हुआ एक्सपायरेशन यानी सांस जो है छोड़ना। ये दोनों जो है सांस लेने में शामिल है। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है? तो जब आप आवर्त सारणी को देखिएगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे जो है आवर्त आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है। तो जब आप इसको देखिएगा तो उसमें सबसे ऊपर जो है आपको लिथियम दिखेगा। 12 ओम के प्रतिरोध वाले एक तार को 4 समान टुकड़ों में काटकर, 12 ओम के प्रतिरोध का एक तार है उसको 4 समान टुकड़े में काटना है और कटे हुए तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले 12 ओम का है, इसको 4 टुकड़ा में काट दिए तो 3 ओम का प्रति कटा हुआ तार बनेगा। ठीक है, अब इसको हमको किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। इसी प्रकार जाते रहता है, जितना टुकड़ा रहेगा फिर जितना श्रेणी रहेगा, जितना समांतर क्रम में जोड़ना होगा उसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसे फिर हमको कितना आया था? एक मतलब 3 ओम आया था क्योंकि 4 से भाग दे दिए थे, 4 टुकड़ा में था, तो इसका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब आप इसको कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आएगा कितना? 1/r इक्विवेलेंट का मान आपको आ जाएगा 4/3। ठीक है, जब आपको ये 4/3 आ जाएगा लेकिन ये आएगा आपको 1/r इक्विवेलेंट का मान, तो आपको चाहिए क्या? R इक्विवेलेंट का मान, तो ये हो जाएगा 3/4 और 3/4 का मान क्या होता है? 0.75 ओम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं भी 0.75 ओम नहीं दिया हुआ है, इसे चारों का चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा 0.75 ओम। ठीक है, कुछ आंसर भी गलत होते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोग को वीडियो बना के देता हूँ कि आप लोग जानिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा आंसर सही है, क्या डिटेल है। डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट है ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह ठोस पदार्थ क्या है? तो यह ठोस पदार्थ जो है वो लवण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती है। इसमें से सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं इसमें जो किरण आता है वो मुख्य अक्ष पे सीधा लौटता नहीं है, बल्कि ये तिरछा होके वापस होता है। ठीक है, तो सीधे उसी अक्ष पे नहीं लौटता, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। हाँ ये सही है, जब परावर्तित हो जाती है तो परावर्तन के बाद जो है वो फोकस अक्ष की दिशा में आपतित होती है, तो उसके बाद जब परावर्तन होता है तो तब फिर जाके वह समानांतर निकलती है। इसका आंसर केवल 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु प्रक्षेपास्त्र है? तो वायु से वायु प्रक्षेपास्त्र इसमें से हो जाएगा आपको अस्त्र। अस्त्र कौन सा है? वायु से वायु है। और अग्नि और पृथ्वी ये दोनों जो है सतह से सतह है। अग्नि और पृथ्वी क्या है? सतह से सतह, और आकाश जो है सतह से वायु में। स्तनधारियों के कॉपर ग्रंथि से स्रावित होता है क्या? तो स्तनधारियों के कॉपर ग्रंथि से स्रावित होता है अम्लीय। स्रावित पदार्थ कैसा होता है? वो अम्लीय पदार्थ होता है।
नेक्स्ट 1.6 ग्राम मीथेन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल्स है। आपको ये जो है नोट्स जो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा उसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ कैसे बनता है। नॉर्मल सा है, मोल का संख्या, मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, उसी पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 गुना 10⁻23। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है इसलिए 6.022 गुना 10⁻23 होगा। लेकिन अगर इसमें अणु की संख्या पूछता ना, अणु की संख्या, तो इसका आंसर हो जाता है 6.022 गुना 10⁻22। लेकिन सॉल्व कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान, तो पृथ्वी पर जो है किसी पिंड का पलायन वेग का मान क्या होता है, तो इसका मान जो होगा समान होता है चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। देखिए वस्तु के द्रव्यमान पे पलायन वेग का मान निर्भर करता ही नहीं है, भार पे निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि पलायन वेग का मान, अगर देखिए 50 किलो वजन का कोई लोहा हो या फिर 5 किलो वजन का कोई लोहा हो, दोनों को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकेंगे तभी ये जो है पृथ्वी से बाहर जाएगा और वह पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। दोनों का वजन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था, पलायन वेग का मान समान ही होगा चाहे वस्तु का वजन या फिर द्रव्यमान कुछ भी हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है, तो कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है, जल। जल जो है एक ड्यूरेटिक नहीं है। यूरिया, ग्लूकोज और कैफीन, ये सब जब आप लीजिएगा आपको तुरंत जो है टॉयलेट महसूस होने लगेगा, उसे ही ड्यूरेटिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अणु पिरिमिडीय ज्यामिति हैं, तो कौन से अणु जो है पिरिमिडीय ज्यामिति हैं, तो इनमें से हो जाएगा आपको NH3। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की चाल निर्भर करता है किस पे, तो हवा में ध्वनि की चाल निर्भर करता है माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर। किस पे, माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर और घनत्व पर भी निर्भर करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हवा में ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव में राइबोसोम से छोटा होता है, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव में पाया, ये गलत है। ठीक है, तो ये छोटा होता है। कैसा होता है, कोशिका द्रव में जो राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले राइबोसोम से बड़ा होता है। कोशिका द्रव वाला बड़ा होता है और क्लोरोप्लास्ट वाला जो है वो छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। CO को CO2 में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, तो CO को CO2 में परिवर्तित करना कहलाएगा आपको ऑक्सीकरण। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको पता होगा D बराबर 1/, अच्छा F बराबर, फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर 1/D, F बराबर 1/D। उसी प्रकार हो गया 1/5 हो गया। और ये जो है डायोप्टर है और यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा क्या 0.2 मीटर, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। और ये जब भी होगा निगेटिव में ही होगा, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना, निगेटिव क्यों होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया तथा यूजर के वेब ब्राउज़र में स्टोर किए गए डाटा का एक छोटा सा अंश होता है। जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो तो उसे कुकीज़ बोला जाता है। मोबाइल में भी आप लोग देखते होंगे कैचे टाइप का बन जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार में अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको कार्बन कज्जल। कज्जल का मतलब वो काजल जो हम लोग मतलब सुरमा के रूप में उपयोग करते हैं, उसे ही बोला जाता है कज्जल। पौधों के कॉलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी होती है, तो ये जो है मोटी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की उपस्थिति के कारण। और ये कॉलेनकाइमा जो है पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, आपको पता होना चाहिए पौधे को लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो कॉलेनकाइमा। और इसमें जो कोने पर मोटी होती है किसके कारण, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसा कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, वह प्रतिकर्षित भी करता है। तो आकर्षित करता है किसको, लोहा, निकेल, कोबाल्ट को आकर्षित करता है, लेकिन प्रतिकर्षित किसको करता है, तो प्रतीक चुंबकीय पदार्थ जितने होते हैं उसे प्रति करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया, ऑक्सीजन होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन वृद्धि के लिए सही है। साइटोकाइनिन जो है हेरिंग शुक्राणु डीएनए में पाया था। हेरिंग जो है एक मछली का नाम था, उसके शुक्राणु डीएनए में सर्वप्रथम जो है साइटोकाइनिन पाया गया था। और जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई, इसी में सर्वप्रथम पाया गया था। और एब्सिसिक एसिड ए भी ये दिया है, ये पुष्प हार्मोन नहीं है, ये जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन, यही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम लोहा की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड पर परत बना देता है। ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम पर एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देता है। दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग, तो तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? तो वास्तविक गैस जो है, आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT, ठीक है। तो वास्तविक गैस जो है किन परिस्थिति में आदर्श गैस के समान व्यवहार करेगी? तो जब दाब जो है वो निम्न होना चाहिए और ताप जो है वो उच्च होना चाहिए, तभी जो है वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। निम्न वर्ग पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करते हैं। उपरोक्त किस वर्ग के जीवों की त्वचा शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होती है? ये हो जाएगा मछली और सरीसृप। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब वस्तु का विस्थापन शून्य होगा तब कार्य शून्य, हाँ बिल्कुल सही है। वस्तु का अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य ही होगा। जैसे किसी दीवार में हम धक्का मारे और दीवार हिल ही नहीं रहा, दीवार घसक ही नहीं, तो मेरे द्वारा कार्य जो है वो शून्य ही होगा ना। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक वाट होता है, तो ये गलत है। कार्य की मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन के मध्य बने रहे कोण का मान 90 डिग्री हो तो क्या कार्य धनात्मक होगा? देखिए W बराबर, फॉर्मूला याद कीजिए, W बराबर FS cos थीटा। क्या होता है? FS cos थीटा। और cos थीटा यहाँ पे 90 है, cos 90 का मान कितना होता है? अगर थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 का मान होता है 0। तो जैसे ही 0 हो गया तो FS भी 0 हो जाएगा और कार्य भी 0 हो जाएगा, तो ये धनात्मक नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कार्य कितना हो जाएगा? अगर 90 रखते हैं तो कार्य हो जाएगा 0, ठीक है। तो दोनों का दोनों गलत है, केवल एक इसमें सही है। भारी जल बनाने का संयंत्र कहाँ है? तो भारी जल बनाने का जो संयंत्र है यह है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर बनेगा? इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं लगभग 10 से 20 वीडियो में सेम क्वेश्चन बता चुका हूँ। वही फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पे सॉल्व होगा। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। किसमें? देखिए, अधिकांश तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, लेकिन किसमें जो परमाणु अस्थायी होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो परमाणु जो अस्थायी होते हैं वो होते हैं अणु अथवा आयन के रूप में। अगर अणु अथवा आयन के रूप में परमाणु आ जाएंगे वो अस्थायी होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं वो अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन जो करते हैं, बीजाणु जनन। कैसा करते हैं? बीजाणु जनन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्राम द्रव्यमान डैश ऊर्जा के तुल्य होता है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान जो है E बराबर mc² वाला फॉर्मूला जब आप लगाइएगा फिर आपको पता चलेगा किसके समान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 9 × 10⁻13 जूल के समान होता है। तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कमेंट में बताइए। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था? तो परमाणु के संबंध में यह विचार जो है दिया गया था J.J. थॉमसन के द्वारा, और इसे हम लोग एक और मॉडल के नाम से जानते हैं जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। धातु से बनी ठोस गेंद में एक कोटर है। गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन क्या होगा? तो गेंद को गर्म करने पर कोटर का जो आयतन होगा वो बढ़ता है। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी होती है? तो दांत के जो है मज्जा गुहा, उसमें रुधिर वाहिनी और ये जो है तंत्रिका सूत्र भरा होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो किस यौगिक में जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो CH4 में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन जो है सिर्फ 3 तत्व से बंधन बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से। मात्र इन 3 तत्व से जो है ये बंधन बनाता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी ठोस के
दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थिति जो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में अगर 30 लाइक होता है तो आपको ये जो PDF है आंसर की सहित PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और इसके साथ जो है जो मैं नोट्स बनाया हूँ अपने कॉपी में वो नोट्स का PDF भी मिल जाएगा, लेकिन 30 लाइक पूरा होंगे तभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।